अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियस थे। इतने जीनियस कि वो हजारों साइंटिस्ट से अकेले दिमाग लड़ा सकते थे। जो चीज़ हम इंसान सोच भी नहीं सकते वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और पूरी दुनिया के लिए आसान भी बना दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इसकी वजह से ही उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि इनके पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाज़ा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब उनका इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। दोस्तों, आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों बाद प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के बेटे हंस एल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उनके बाप के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद शुरू हुआ इस ब्रेन का लंबा तरीन सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट है जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये सिर्फ उनका ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल के जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट की पोस्ट से भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो डॉक्टर हार्वी पहले ही प्रिजर्व कर चुके थे वो इसको लेकर पेंसिलविला के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उस ब्रेन को 240 छोटे छोटे पीसेस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपने बेसमेंट में छुपा दिया। इस मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था। उनकी बीवी अक्सर उनको ये धमकी देती कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन को लेकर कैंसस के शहर विचिता चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब करने लगे और यहां वो अपने फ्री टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर कई शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन की ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें एक प्लास्टिक की कंपनी में जॉब करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 साल बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफ़ी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंट ब्रेन के कॉर्पस कैलोजम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है, इंसानी दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है। इंसान पहले जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि हमारा राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसान का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास
क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट्स और म्यूजिकल स्केल की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इन सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। फ़र्ज़ कर लें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन पर इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिज़ी हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है और कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान अगर हमारे लेफ़्ट हाथ से एक मिस्टेक हुई तो आप फ़ौरन अपना राइट हैंड यूज़ करके अपनी मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन में मिस्टेक हुई तो उसने अपने लेफ़्ट ब्रेन को फ़ौरन सिग्नल देकर अपनी मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज़ से आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ़्ट और राइट ब्रेन के आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन की एक ही वक्त में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ था और रिसर्चर्स का ये मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन का फ्लो काफ़ी बेहतर था। न्यूरॉन के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन ज़्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर में बताई गई। जब आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया गया तो उसका वज़न 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसान का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इनमें चेंजेस आए। जांच में ये पता चला कि जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो पूरे 5 साल तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि ज़्यादातर अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर काफ़ी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ्स के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ्स और नंबर्स को लॉजिकल तरीक़ों से प्रोसेस करने में मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगा कर याद करने से। स्कूल लाइफ में आइंस्टाइन हर सब्जेक्ट में फ़ेल होते थे। सिर्फ मैथ्स और साइंस में ही आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज़्यादा होते थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तो एक फैमिली टीचर इनके पास अपनी ज्योमेट्री की बुक भूल गई थी। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे थे। ना सिर्फ इतना, सिर्फ 14 साल की उम्र में वो इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लास में कोई सवाल करने में के लिए हाथ ऊपर करते तो प्रोफेसर घबरा जाते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के सवाल टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इन बातों से भी लगा सकते हैं कि आज भी साइंस आइंस्टाइन के उन थीसिस के बिना बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उन्हें किसी बात का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से उसका जवाब तलाश करते। छोटी उम्र से ही ऐसा करने से उनका दिमाग उसी तरह से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका द मटर म्यूज़ियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी एक जीनियस साइंटिस्ट के दिमाग की मालूमात। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।